जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अबूज़र सलमान नियाज़ी। हम बात करेंगे हालिया दिनों में एक फ़ैसला आया लाहौर हाई कोर्ट से जिसमें गद्दारी के कानून को स्ट्राइक डाउन किया गया। वो पिटीशन थी अबूज़र सलमान नियाज़ी की, लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस वक़्त बहुत सारे लोगों के ऊपर गद्दारी के मुकदमात बने हुए हैं। इस फैसले के बाद अब उन मुकदमात का मुस्तकबिल क्या है, और उसके साथ-साथ गुज़िश्ता रोज़ जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, उसके ऊपर हुकूमत का मौक़िफ़ आ रहा है कि जनाब इस फैसले को हम मानेंगे नहीं। इसकी क्या लीगल इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें जॉइन किया। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा सलमान साहब, पहली बात तो ये है कि ये जो अंग्रेज़ के ज़माने का गद्दारी का कानून था, ये स्ट्राइक डाउन कर दिया लाहौर हाई कोर्ट ने। क्या इसके खिलाफ अभी तक हुकूमत ने कोई अपील की है उसको स्ट्राइक डाउन करने के खिलाफ? जी, पहले तो जी हम इसमें मैं हमेशा की तरह शहीद अरशद शरीफ साहब को क्रेडिट देना चाहिए इसमें, जिनका ये मशवरा था जिसके बाद मैंने ये पिटीशन की थी। और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, अभी इसकी ना डिटेल जजमेंट डिटेल जजमेंट नहीं आई है अतर साहब। जो डिटेल जजमेंट है वो आएगी तो फिर ही पता लगेगा कि हुकूमत जो है इसको पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत इस पे अपील करना चाहती है कि नहीं चाहती। उसके बाद उनके पास 20 दिन का टाइम होता है। वो अगर उसको अपील करेंगे तो हम उसको कंटेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने देखा हो हमारे नेबरिंग कंट्री जो है इंडिया, जिसमें सेम कानून है, उन्होंने तो इस तरह उनके जो जर्नलिस्ट हैं, उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने तो कहा है कि हमारी कोर्ट्स को भी पाकिस्तानी कोर्ट से कुछ सीखना चाहिए, लाहौर हाई कोर्ट से। और यह हमारी जो पार्लियामेंट है इसको सीखना चाहिए, ऐसे काले कानून को उनको रिपील करना चाहिए। इसका जो जमहूरियत है, जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है, उसके अंदर कोई उसकी गुंजाइश नहीं है ऐसे कानून की। अगर ये हुकूमत वक्त जो अपने आप को जमहूरियत कहती है, आजाद पाकिस्तान मुल्क की हुकूमत कहती है, तो उसमें अगर ये एक कॉलोनियल कानून को जो जिसको लाहौर हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, अगर उसके खिलाफ ये अपील करेंगे तो मेरे ख्याल जी। से इसका बड़ा क्रिटिसिज्म आएगा, बैकलैश आएगा। एट द एंड ऑफ द डे इन्होंने भी ऑपोजिशन में जाना है, कल को ये इनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी रवायत लगी है। कोर्ट ने एक बहुत अच्छा काम किया है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और जमहूरी लीडरान जो होते हैं, उनका रवैया अपना के इसको मेरे ख्याल से अपील नहीं करनी चाहिए। और इन केस ठीक। अगर ये करते हैं तो हम फिर उसको डिफेंड करेंगे पूरी जान और पूरी ताकत के साथ। ठीक है। अच्छा, जिस तरह ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैसला आया इस केस के अंदर, इसी तरह तोशाखाना में भी फैसला आया और उसके बाद फिर हमने देखा कि चीज़ें सामने आई, और ये दोनों आइडियाज़ थे, ये शहीद अरशद शरीफ साहब ने आपसे डिस्कस किए और उनके कहने के ऊपर आपने ये दोनों केसेस शुरू किए थे, और अब उन केसेस के जो नताइज आ रहे हैं वो हमारे सामने हैं। अच्छा, अब अगर मुख्तसर आप मुझे ये भी बता सकें कि जिस-जिस सहाफ़ी या शख्सियत के ऊपर ये जो गद्दारी के मुकदमात बने हुए हैं, ये जब तक डिटेल जजमेंट नहीं आएगी, वो इसमें अदालतों को नहीं कह सकते कि हमारे मुकदमात खत्म करें, उनको वेट करना पड़ेगा डिटेल जजमेंट आने का। देखिए अतर साहब, डिटेल जजमेंट तो अभी 1-2-3 दिन में आ जाएगी। तो इस पे तो आज ना आए या 2 दिन बाद केसेस तो 1 दिन में तो डिसाइड होने नहीं है जो उनके खिलाफ हैं। ट्रायल है, ट्रायल अपने टाइम पे कंक्लूड होता है, लॉजिकल कंक्लूजन पे जाता है। लेकिन इसकी जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस है, जो ये केसेस हैं, जैसे आपने देखो हमाद यूसुफ पे है, सलमान इकबाल साहब पे है, अरशद शरीफ शहीद साहब के ऊपर भी यही एफआईआर थी, खैबर घुमन पे थी, अदील राजा पे थी, और भी बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी डिफरेंट मीडिया हाउसेस के, इवन जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं, जैसे जावेद लतीफ साहब पे भी ये एफआईआर हुई हुई है। तो इस वजह से ये इसका इफेक्ट क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जजमेंट तो आ जाएगी 2-3 दिन बाद। जो एफआईआर में सेक्शन 124 ए है इन सब की एफआईआर में, वो जो है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय ऑपरेशन ऑफ द जजमेंट, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, जो सेक्शन 124 ए है वो अब पाकिस्तान की जो है पीनल कोड है, ताजीरात पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं, वो उसका हिस्सा नहीं रहा। ये 150 साल बाद हुआ है, 1870 में आया था। और 2023 में 153 ईयर्स टू बी प्रिसाइज, ये कानून अब हमारे मुल्क के कानून का हिस्सा नहीं रहा। तो इस वजह से इसकी बेसिस पे ना कोई प्रोसिक्यूशन हो सकती है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, ना कोई एफआईआर जो है वो हो सकती है। और जो एफआईआर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है इस सेक्शन की हद तक, वो उसकी जो कानूनी वक़्त है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा-सा बात करना चाहूँगा, गुज़िश्ता रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया,
उसके बाद अब ये तासुब दे रही है हुकूमत के जनाब इस फैसले को हम नहीं मानेंगे। अब क्या वो पॉइंट ब्लैंकली ये आके सुप्रीम कोर्ट में कह सकते हैं, या फिर ये ज्यादातर जिसे आप कहते हैं कि सियासी रेटरिक कैसे? देखें, ये वो इसको आप तशबीह दे सकते हैं उस चीज से कि आप वो खाली पिस्टल किसी पे तान के उस पे फायरिंग करने की कोशिश करें, या उसको डराने की कोशिश करें। आपने पहले देखा होगा इन लोगों ने कहा था हम प्रोसीडिंग्स का बाइकआउट करेंगे अगर लार्जर बेंच नहीं बना, तो फिर वहां जाकर ये लोग खुद ही कोर्ट के आगे कहने लगे हमने नहीं कहा, हम प्रोसीडिंग्स का पार्ट बनना चाहते, हमें बहस करने का मौका दिया जाए। तो जहां तक देखें, ये आपको मैं कानून का एक प्रिंसिपल बता दूं, बल्कि एतजाज हसन साहब अक्सर कहते हैं फैसले से इख्तलाफ तो आप कर सकते हैं, मैं अदालत की बात कर रहा हूँ, इख्तलाफ आपका हक है, आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं फैसले को, लेकिन आप उसको इनकार नहीं कर सकते उसको इम्प्लीमेंट करने से। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसको इन्फोर्स नहीं होने दूंगा, मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम है जो कोर्ट होता है, कोर्ट ऑफ लॉ, उसमें डिटरमिन करते होते राइट्स एंड ड्यूटीज। अगर कोर्ट राइट्स एंड ड्यूटीज डिटरमिन करता है तो फिर उसको इन्फोर्स कराना भी कोर्ट का काम होता है। तो इस वजह से जो कंटेम्प्ट की पावर है, वो 700-800 साल पुरानी पावर है जो कोर्ट्स में एग्जिस्ट करती है। एक तो जुडिशियल कंटेम्प्ट होती है, वो होती है जब आप किसी जज को स्कैंडलाइज करते हैं या उसके बारे में कुछ फजूल बात करते हैं, तो तब उस पे तो जजेस हमारे नर्म गोशा अक्सर रखते हैं, माफ कर देते हैं। जैसे आपने बंदयाल साहब को देखा है, उनका रवैया ऐसा ही है। नॉर्मली तो वो अगर आप इस तरह करें तो जजेस जो होते हैं कंटेंट पे छोड़ते नहीं है, अगर आपको स्कैंडलाइज करेंगे। बंदयाल साहब का तरीका ये है कि वो इस चीज पे माफी देते हैं, मैग्नानिमस उनका अप्रोच है, वो इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे तो उनके सिटिंग जजेस के पोस्टर्स लगा के उनके बारे में कैसी कैसी बातें की गई हैं जो बिल्कुल मैं इस पर कह भी नहीं सकता यहाँ वीलॉग पे। लेकिन जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट होती है वो कंटेम्प्ट होती है जब आप किसी कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट ना करें। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, इससे ऊपर कोई अदालत नहीं है। तो अगर आप नहीं करेंगे इंप्लीमेंट, देखें जिस जिसको डायरेक्शन हुई हुई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो मुझे नहीं लगता कोई दाएं बाएं जाएगा, वो तैयार है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कंटेम्प्ट नहीं लवानी अपने ऊपर। तो आर्टिकल 204 है आपके आइन का जो कहता है अगर कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होता तो कोर्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकती है रेलेवेंट ऑफिशियल या रेलेवेंट डिपार्टमेंट के कोई भी ऑफिशियल होगा उसके खिलाफ। अब यहाँ पे कौन कंटेम्प्ट के जुमरे में आएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, ऑर्डर सेक्रेटरी डिफेंस को भी हुआ हुआ है पैसे रिलीज करने का, ईसीपी को भी हुआ हुआ है, और बाकी जो रेलेवेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है। सेक्रेटरी डिफेंस अगर कोऑपरेट नहीं करता तो कोर्ट के पास अबंडेंट पावर है, बेशुमार पावर है, कि वो फिर सेक्रेटरी डिफेंस को भी कंटेम्प्ट में चार्ज कर सकता है, और वो साथ उनकी अपनी सीट भी जाएगी और साथ साथ वो जेल भी जाएंगे। और अगर वो भी कोर्ट चाहे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है ही हेड्स द कैबिनेट एज पर आर्टिकल 90 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कैबिनेट हेड करता है, तो प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द प्राइम मिनिस्टर साहब। यूसुफ रजा गिलानी साहब सिमिलर केस में क्रिमिनल कंटेम्प्ट का कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं किया था तो वो घर चले गए थे, और यहाँ कोर्ट के पास पावर है, वो आर्टिकल 204 के नीचे कार्रवाई करके कंटेम्प्ट एक्सरसाइज कर सकता है। इसमें शहबाज शरीफ साहब एक तो जेल भी जा सकते हैं, और अगर कोर्ट जेल ना भेजना चाहे वो ये कह सकती है यू आर कन्विक्टेड और एन इम्प्रिजनमेंट टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट। उससे ये क्या इफेक्ट होगा कि वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं रहेंगे। तो इस वजह से डबल एक्स स्वॉर्ड है, या तो ये जेल भी जाया जा सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है, या खाली डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, तो बचत नहीं है। अगर देखें ये क्यों है, आपने क्लियर कर दिया कि ये इसमें जो भी इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेगा ये ऑल द वे प्राइम मिनिस्टर तक इससे इफेक्ट हो सकते हैं, और हमें जाके बात खत्म होगी। बिल्कुल। और जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब का आपने जिक्र किया, तो उस वक्त मियाँ साहब तकरीरें करते थे कि ये हैवानों का मुआशरा नहीं है, यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानना पड़ेगा। अब वही नवाज शरीफ साहब कल लंदन में बैठ के, जो इस वक्त सजा याफ्ता एक मुजरिम है, पाकिस्तान के अदालती मफरूर हैं, पाकिस्तान में मतलूब हैं, और वहां पे बैठ के वो उन्होंने फरमाया कि ये जो 3 मोजिज जज साहिबान ने फैसला दिया, इनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए। तो ये जो लीगल सेंस मियाँ साहब ने कल कौम को देने की कोशिश की, ये आपकी समझ में आई, ये किस तरह रेफरेंस दायर किया जाएगा इन लोगों के खिलाफ? अच्छा सर, एक और चीज मैं बता दूं, देखिए हमारी जुडिशरी बड़ी मैग्नानिमस है,
अगर वो डिस्क्वालीफाई करना चाहे तो शहबाज शरीफ साहब को सिर्फ इसी बात पे डिस्क्वालीफाई कर सकती है कि उन्होंने जो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर एक गारंटी दी थी कोर्ट के आगे, तो दैट अमाउंट्स टू मिस रिप्रेजेंटेशन। क्या आपने गारंटी दी, जो आपने बात की थी वो पूरी नहीं उतरी, दैट मीन आपने किस कोर्ट को मिसलीड किया है। तो उस बेसिस पे वो भी कंटेम्प्ट होती है। जब आप मिसलीड करते हैं कोर्ट को, दैट इज आल्सो कंटेम्प्ट। अगर उधर भी सजा हो जाती है तो कोर्ट कुछ कह नहीं रही मेरे ख्याल से। द लॉ शुड टेक्स इट कोर्स। पूछे उनसे कि आप 4 हफ्ते का आपने टाइम दिया था, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, आप जवाब में क्यों नहीं दिया। वहां पे भी अगर लाहौर हाई कोर्ट चाहे तो वहां पे डिस्क्वालिफिकेशन इज वेरी प्लॉजिबल वहां नजर आती है मुझे। लेकिन कोर्ट का रवैया उसमें थोड़ा काफी मैग्नानिमस है। जहां तक मियां नवाज शरीफ साहब की बात है, देखें ही इज इन नो पोजीशन कि वो यहाँ पे बैठ के हमारी सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट करें या वो कहें हम रेफरेंसेस फाइल करेंगे। रेफरेंस ऐसे फाइल नहीं होता। या हमारे किसी जज ने मिसकॉन्डक्ट किया है, नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आइन को अपहोल्ड किया है, नजर जरूरत को दफना दिया है। तो मेरे ख्याल से उनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए, पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। लेकिन वो लोग जो इलेक्शन नहीं चाहते इस मुल्क में, जो चाहते हैं कि इस मुल्क में अनअकाउंटेबल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करे और जैसे कि इंटरिम सेटअप है उसको कोई जवाब किसी को ना दे सके, ना पाकिस्तान की अवाम के आगे जवाब दे, वो रूल करे हो जो पाकिस्तान की अवाम चाहती है आइन के मुताबिक, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक हुकूमत लाना, वो ना आए। तो क्या ऐसी सिचुएशन में आप इन जजेस को सलूट करेंगे कि आप इन जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस फाइल करेंगे? मेरे ख्याल से कि तो पाकिस्तान के हीरो हैं, ये हीरे हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने आइन को सर बुलंद किया है डिस्पाइट ऑल द प्रेशर्स। हमारी जुडिशियल हिस्ट्री बड़ी खराब है, आपको पता है। बड़े बड़े लोग जब आपके ऊपर चढ़ के आपसे जबरदस्ती फैसले कराते हैं। यहाँ नसीम हसन शाह साहब का इंटरव्यू है, सारे जजेस के आपके सामने इंटरव्यूज है जिन्होंने कन्फेस किया कि हमारे ऊपर प्रेशर था अननोन नोन फोर्सेस का। लेकिन यहाँ पे सबका प्रेशर था। लेकिन इन 3 जजेस ने आइन की सरबुलंदी के लिए जो काम किया है, इनको हिस्ट्री में अपना गोल्डन वर्ड्स में नाम लिखवा गए हैं। इसको पाकिस्तान की अवाम हमेशा याद रखी जाएगी। इनको सलूट करने की जरूरत है, रेफरेंसेस फाइल करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कौन सा गैर कानूनी काम किया है। ठीक है। सलमान न्याजी साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सब लोग जो देख रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।